उनकी खुशी पे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने पानी फेर के रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं साजिद वान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, अमेरिका पे बहुत बड़ा हमला हुआ है। अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। किसने किया, कैसे किया, कहाँ पे किया? अमेरिका इस वक्त शदीद जो ना वो मुश्किलात में गिरा हुआ है। उसको एक तो सदारती जो इलेक्शन का माहौल वो तो है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के साथ जो सूरत हाल बनी हुई है, तमाम डिटेल आपको मैं इस व्लॉग में बताता हूँ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभी तक यानी ये नहीं तय पाया कि आया पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल है या नहीं। यानी पाकिस्तान में इस वक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर ने एक बार फिर अपने पाँव पे कलाड़ी मार दी है। कैसे? इस तरह भी इस पे भी मैं पूरी डिटेल बताता हूँ। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, जो सबसे ज़रूरी बात है, कल पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जो मखसूस नशिस्तें जो ना वो इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से बाकी तमाम जमातों को दी गई थी, उनकी खुशी पे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने पानी फेर के रख दिया। अभी जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, समाअत आज की जो ना वो जारी होगी, लेकिन क्या फैसला आता है ये, इसमें कौन से जो ना वो क्वेश्चन थे जो चीफ जस्टिस ने पूछे, तमाम तर डिटेल आपको इस व्लॉग में रखता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, मेरे टिकटॉक को लाइक कर दें, फॉलो कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन किराम के फॉर्म 45 मंजर आम पे आ चुका हुआ है। आपने देखा कि किस तरह दानला किया गया। यानी फॉर्म 45 के मुताबिक अगर हम दोनों फॉर्म को मैच कर लें, यानी एक तरफ जो पीटीआई को दिए गए फॉर्म 45 और दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमिश्नर ने अपलोड किए, वाज़िया तौर पे फर्क नजर आ रहा है। यानी एक को 9 बना दिया गया हुआ है, 2 को 8 बना दिया हुआ है, किसी का अगर 130 है उसको 1130 पे कन्वर्ट कर दिया हुआ है। यानी इस तरह की भोंडी हरकत जो की है, मुझे नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक और बड़ी अहम जो डेवलपमेंट हुई वो ये कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो ना वो एलामिया भी आ गया। उसमें कहा यह गया कि इलेक्शन कमिश्नर के मैंडेट के मुताबिक हमने फ्री जो ना वो माहौल जो ना वो प्रोवाइड किया। मुझे एक बात की समझ नहीं आती। सबसे पहले तो फॉर्म 45 पे बात कर देते हैं। हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब को भी जिताया गया, लाहौर से मरीमा नवाज साहिबा को भी जिताया गया। बहुत सारे ऐसी सीटें जिस पे इस तरह का जुल्लू फेर के बिल्कुल। अच्छा, ये अभी तक फॉर्म 45 अपलोड नहीं होने थे अगर ये केस अदालत में ना जाता। ये केस जैसा ही अदालत में गया, इसमें अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने पिटीशन दायर की फॉर्म 45 के मतलब, क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमिश्नर ने फॉर्म 45 अपलोड करने होते हैं वेबसाइट पे। तो इलेक्शन के बाद जब अल्लामा नासिर अब्बास साहब अदालत में गए और अदालत ने इस केस को टेकअप किया, और उधर से फुर्तियाँ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई वे नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, उसने फ़ौरन से जो ना वो फॉर्म 45 जो ना दर दर वो अपलोड करने शुरू कर दिए। अब उसमें इंतहाई भोंडी किस्म की जो हरकत इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से की गई है सामने नज़र आ रहा है। एक चलो मान लेते हैं जी, तहरीक इंसाफ जाली फॉर्म जो ना 45 बना सकती है। अगर तहरीक इंसाफ बना सकती है तो क्या जमात इस्लामी बना सकती है? क्या जमात इस्लामी के भी जो ना वो जाली हैं? दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार थे या बाकी जो लोग थे उनके भी जाली हैं। यानी सोचना पड़ेगा पाकिस्तान हम कहाँ, जमहूरियत कहाँ पे खड़ी है। अब दूसरी बड़ी अहम चीज़, आज पता चल जाएगा कि नशिस्तें जो ना वो इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह बंदर बांट करके दी हैं, क्या पीटीआई को मिलेंगी नहीं, ये फैसला अभी जो ना होना है। जब तक मेरा व्लॉग आप तक पहुंचेगा, हो सकता है फैसला हो चुका हो, लेकिन अभी तक। अच्छा, उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने बड़े ज़रूरी सवाल उठाए। उन्होंने इसमें यह भी कहा क्या हमारे ये दायरे कार में आता है कि हम इसको सुन सकें केस को? पहला सवाल तो ये भी है। और दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी, क्या इलेक्शन कमिश्नर के पास ये इख्तियारात या आइन में लिखा है कि एक पार्टी की जो नशिस्तें दूसरी पार्टी को दी जा सकती हैं?
और ये तमाम बहुत सारे ऐसे जो ना वो क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है जिसका आंसर करना, अगर अदालत मुतमईन होगी तो इलेक्शन कमिश्नर जो ना वो के इस फैसले या फैसला हवा में उड़ जाएगा। पीटीआई की जो नशिस्तें दी गई हैं ये इनको जो ना वो कलदम नेशनल इलेक्शन कमीशन का फैसला कलदम हो जाएगा। लेकिन देखना ही है कि अब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट क्या फैसला करते हैं। और आप उम्मीद रखिए कि पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो आइन और कानून के तहत रह के फैसला करेंगे। ये गारंटी के तौर पर मैं कहता हूँ, वो किसी के दबाव में आने वाले, उन्होंने आइन और कानून के तौर पर फैसला करना है। अब दूसरी बड़ी चीज जो मैं आपको बताऊं, रूस एक बार फिर हमले के लिए तैयार हो चुका है यूके पे, और उसके बाद जो है इसराइल पे उसने कहा दिया कि इसराइल पे भी मैं वो हमला करने जा रहा है। इसमें रूस के साथ जो रूस को सबसे जो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उसने यूक्रेन में जो ना जो मदद कर रहा है यूक्रेन की इसराइल, और दूसरी तरफ अमेरिका पे यमन ने अमेरिका जो ना वो वारशिप जो ना वो उड़ा के रख दिए हैं। इतना तारीख का सबसे बड़ा हमला अमेरिका की जो ना वो इनिशिएटिव जो ना वो वारशिप्स को जो ना वो डिस्ट्रॉय पे किया गया, उनको बिल्कुल जो ना वो ख़त्म कर दिया गया। इस पे अमेरिका का रद्दमल जो फौरन आया अभी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने कहा ना जी ये मामूली सा मामला था, इससे हमें इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अभी ये जंग फैलती जा रही है। इसमें उसके बाद इसराइल का जो बेस है इसराइल के अंदर, उसमें लबनान की तरफ से भी हमला किया गया है, उसमें जो मुजाहिदीन है उनकी तरफ से भी हमला किया गया। यानी एक पूरी वर्ल्ड वॉर 3 जो ना वो आप ये समझ लें कि उसका आगाज नहीं कब से नहीं, बल्कि उसका भी उसको स्टार्ट हुए कई टाइम हो चुका है। अभी वो जंग जो फैलती जा रही है, वो फैलते 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 आप देखिएगा कि इधर से आप सिर्फ आप ये ना समझें कि जो ना वो सिर्फ ये इसराइल या फ़लस्तीन या अमेरिका और रूस के बीच में, देखिए ये पूरा इसमें यूरोप आएगा। अभी इसमें जो सबसे जो बड़ी खतरनाक चीज़ ये है कि ईरान तो कूद चुका है, रूस कूद चुका है इस जंग में। इसराइल के साथ जो ना वो ये इसराइल तो पहले से फ़लस्तीन जो अवाम उन पे जो ना उसके जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रहा है। अमेरिका ऑलरेडी कूद चुका है इस जंग में। तो यूके पे इसराइल जो रूस हमला करने जा रहा है, उसने बाकायदा तौर पे जो फौजें बॉर्डर पे जो ना वो खड़ी कर दी हुई हैं। तो वर्ल्ड वॉर 3 जो ना वो नाज़रीन किराम आप सोच लें कि ये कहीं बिल्कुल भी दूर नहीं है। उसमें सबसे पहले पाकिस्तानी जो ना वो सियासतदानों को, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि ऐसा वक्त आने से पहले पहले सबसे पहले जो आपके दाखिली हालात हैं, जो अंदरूनी हालात हैं, उनको ठीक किया जाए, उनको बिल्कुल जो ना वो नॉर्मलाइज किया जाए। बिल्कुल फौज को सियासत से अलग हो जाना चाहिए, सियासतदानों के लिए सियासत को छोड़ देना चाहिए, अपने हालात देखें, अपने मामला देखें, बॉर्डर्स पे, बॉर्डर के बाहर क्या चल रहा है। पाकिस्तान में यही चल रहा है कि फॉर्म 45 क्या, फॉर्म 46 क्या, फॉर्म 47 और 49 क्या है। भाई आपको इस वक्त जो चीज़ ज़रूरत है वो सबसे ज़रूरत यह है कि एजेंसीज़ को या अफवाज पाकिस्तान को ये चीज़ कि भाई दुनिया किस तरफ, किस जो ना वो जंग की तरफ जा रही है और हमने वहाँ पे अब हमारा क्या स्टैंड होगा, हमारी क्या पॉलिसी होगी। इस चीज़ पे जो ना फोकस करने के बजाय आप सियासत में घुसे हुए हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जो ना वो क्योंकि जो सबसे सबसे जो ज़रूरी बात है, पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सारी ज़बानें जो ना वो खुलने लग गई हैं। इसमें जो सबसे ख़तरनाक जो तकरीर की जो ना अहमद वली खान साहब ने, उन्होंने जो ना वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत हद तक एक्सट्रीम लेवल तक चले गए हैं, यानी फ़ौज के ख़िलाफ़। फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान, अचकज़ई साहब, यानी ये उसके बाद पीटीआई तो पहले से ही जो ना वो खिलाफ है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अफवाज पाकिस्तान को इन आवाज़ों को रोकने के, ये नहीं कि इन पर तशद्दुद किया जाए, आप सिंपली सियासत से अलग हो जाएं, सियासतदानों को आपस में लड़ने दें, ये झगड़ें मरें जो मर्जी करें। ये जितने भी चोर लुटेरे डाकू पाकिस्तान में मसलत किए गए, उनका जो ना वो सामना अवाम के साथ होने दें, आप बीच में से निकल जाएं, आपका जो एक दायरा कार आप उसमें रह के काम करें, तो बहुत सारे ऐसे हालात मामला ठीक हो सकते हैं।
इससे पहले कि दुनिया के हालात चेंज हों तो पाकिस्तान को अपने अंदरूनी हालात को बेहतर करना होगा। इंशाल्लाह और भी बहुत सारी खबरें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को